दरअसल एक महीने तक राजस्थान में चले सियासी ड्रामे का अब पटाक्षेप हो गया है। इस बीच पार्टी ने न सिर्फ सचिन पायलट की नाराजगी को दूर करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की रवानगी की है, बल्कि इसके साथ ही नए प्रदेश प्रभारी के रूप में अजय माकन की ताजपोशी भी कर दी है। इसके अलावा पायलट की तरफ से उठाए गए सवालों के मद्देनजर एक कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन को शामिल कर लिया गया है। इस कमेटी का असर मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर अब राजनीतिक नियुक्तियों पर भी साफ नजर आएगा। पार्टी की तरफ से बनाए गए नए प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने सोमवार को ही पदभार ग्रहण कर लिया। इस बीच दिल्ली में सचिन पायलट की मुलाकात भी चर्चाओं में रही, क्योंकि माकन के पदभार ग्रहण के कुछ मिनटों के बाद ही सचिन पायलट उन्हें बधाई देने पहुंच गए। माकन के आने और पांडे की छुट्टी से साफ है कि भले ही गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन संगठन के फैसलों में भी सीधा सीधा आलाकमान का हस्तक्षेप रहेगा। उधर बात करें आगामी दिनों में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार या फिर राजनीतिक नियुक्तियों की, तो ये साफ है कि विधानसभा सत्र के बाद किसी भी वक्त मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। इसमें उम्मीद जताई जा रही है कि गहलोत कैंप के साथ पायलट कैंप को तरजीह मिलेगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इसमें पायलट कैंप के 4 से 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस बीच कांग्रेस हाईकमान की तरफ से बनाई गई कमेटी भी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी तक पहुंचाएगी, जिसकी तस्वीर पहले मंत्रिमंडल विस्तार और बाद में राजनीतिक नियुक्तियों में साफ नजर आएगी। बहरहाल कमेटी के फैसलों का दमखम मंत्रिमंडल विस्तार और पीसीसी के पुनर्गठन में तय होगा, और इसी से पता चलेगा कि गहलोत पायलट के हाथ तो बेशक मिल गए हैं, लेकिन दिल मिले या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान के एक अध्याय में, कहें सियासी अध्याय जो था, या कहें कि तमाम जो स्थितियां रही उनका दी एंड, लेकिन अभी भी कह नहीं सकते होगा क्या, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो कांग्रेस के आला कमान ये कमेटी फॉर्म नहीं करते जो अहमद पटेल की अध्यक्षता में बनाई गई है, जिसमें केसी वेणुगोपाल और नए प्रभारी महासचिव राजस्थान अजय माकन होंगे। इस कमेटी के सामने क्या चुनौतियां होंगी और एक जर्नलिस्टिक नजर से किस तरह से इसे देखा जाए? क्या हम ये मान के चले कि बिल्कुल दी एंड, या फिर कुछ अभी भी बाकी है? तो चले इसी मुद्दे को चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक ओम सैनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना जी हमारे साथ में हैं, और कांग्रेस के दिग्गज और वरिष्ठ नेता राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनाथ मीणा साहब हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले ओम जी आपके पास आना चाहूंगा जी। 3 सदस्य कमेटी और कमेटी के 2 सदस्य जो प्रत्यक्ष रूप से सचिन पायलट को और गहलोत को एक यानी कि हाथ मिलाने में जो बड़ा सहयोग किया वो रहा, क्योंकि आपको ध्यान होगा वो जो पिक्चर्स अगर हम देखें स्क्रीन पे भी चल रही हैं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तक मिलाने वाले जो अहम कड़ी रही वो रही अहमद पटेल। और आपको ध्यान होगा कि मिलाने के ठीक एक दिन पहले ही केसी वेणुगोपाल अजय माकन और विधायकों से चर्चा करके गए जैसलमेर, यानी कि दोनों महत्वपूर्ण है इसमें। और इन्हीं तीनों के सामने एक चुनौती होगी
कि कैसे हाथ मिलवाए हैं लेकिन दिल मिलवाना बाकी है अभी, यानी कि कांग्रेस में सब कुछ सहज रहे, नॉर्मल रहे, ये बड़ी चुनौती होगी, ये ऐसा कहा जाता है। आपको क्या लगता है इससे? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये कि मेरा ख्याल है कि कांग्रेस को जिंदा होने का एक बड़ा बेहतरीन मौका मिला था। ये जो राजस्थान में जो कुछ हुआ, ये कांग्रेस को जिंदा होने का मौका था। यानी कांग्रेस पुनः अपनी पुरानी स्थापनाओं को जांच सकती थी, गौर कर सकती थी और ये महसूस कर सकती थी कि अगर दीक्षित लोग नहीं होते हैं, अगर प्रतिबद्ध और निष्ठावान लोग नहीं होते हैं, तो किस तरीके से कोई भी टूट करके और किसी भी खेमे में जा सकता है। और खासतौर से उस वक्त जब भारतीय जनता पार्टी ने घोषित रूप से कह रखा है कि हम सब कांग्रेस को समूल नष्ट करेंगे और शत्रुओं की तरह से कांग्रेस पार्टी को ट्रीट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो आदमी हरियाणा की सरकार से आतिथ्य ले रहा हो, जो आदमी वहां की पुलिस के सहयोग से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हो, उस आदमी का कद्दावर दृश्य तो बनता ही नहीं है। ये तो एक तरीके से आपके साथ में, आपके दल के साथ में बहुत बड़ा आघात था और ये इसको जांचने की जरूरत थी। और जांचने पर ये पता लगता है, मुझे तो यूं लगा कि जैसे 1955 के रेजुलेशन से कांग्रेस में हंगामा हुआ था। 1955 में ये हुआ था कि हम लोग उस रेजुलेशन में ये हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था आदि में, अभी ये मद्रास से 14 किलोमीटर दूर जो है, नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, वहाँ अधिवेशन हुआ था और वहाँ फैसला हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को लागू करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हमने जो प्रोमिसेस किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। तो एक कमेटी बनी और उस कमेटी पर लगातार चर्चा होती रही और जयपुर में आकर जब 70वां अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, तो उसके अंदर मिसेस गांधी ने उसका इस्तेमाल किया और गरीबी हटाओ जैसा आंदोलन और सिंडिकेट इंडिकेट वाला सिलसिला बना था और उससे कांग्रेस एक मजबूत संगठन के रूप में निकल करके आई। लेकिन वो हालात, कॉर्पोरेट थिंकिंग क्या है, नए जो नौजवान आ रहे हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, उनकी न शिक्षा है न दीक्षा है, न वो सेवा दल जानते हैं, न NSUI जानते हैं, न कांग्रेस की हिस्ट्री जानते हैं, न कांग्रेस का डेडिकेशन जानते हैं, कांग्रेस के आदमी की किसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, कौन वो होना चाहिए। और कांग्रेस के मतलब ये महसूस नहीं कर रहे कि भारत के संविधान के रक्षक हैं, चौकीदार हैं, ये ना करके और इतना आगे चले जाएं कि नाराजगी के साथ में जिस आदमी को ये हैसियत मिली हो कि वो राजस्थान का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हो, वो राजस्थान के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का स्थान बना के रखता हो, उसको मनाने की बात समझ में नहीं आई। उसकी अगर मना भी लिया तो उसका शुद्धिकरण की आवश्यकता थी, उसके लिए कमेटी क्या बनानी, शुद्धिकरण, इसका शुद्धिकरण कैसे हो, ये कैसे देखें, इस कमेटी को कैसे देखें? यही मैं कह रहा हूँ कि ये कमेटी अगर शुद्धिकरण के रास्ते पे चलती तो अविनाश पांडे को नहीं भेजती, क्योंकि अविनाश पांडे वो आदमी है जी, तो आपको लग रहा है कि कोई ना कोई एक्शन होगा इसे बैलेंस करने के लिए? नहीं, ये तो समझौता, मुझे नहीं लग रहा कि ये पार्टी पुनः उसी रास्ते पर जा रही है जो डेड रास्ता जिसे कहते हैं, जिसमें कि कहीं जिंदगी लौटने की कोई जगह नहीं होती। ये दोस्तानों से कोई पार्टी चलती है क्या? विचारों से चलती है, विचारधारा से चलती है, संगठन से चलती है। और संगठन को जब इतना आपने खोखला कर दिया कि जो लोग राजनीति नहीं समझते हैं, कांग्रेस की बुनियाद नहीं समझते, जो देश में हो रहा है उसको नहीं समझते और खट से अपने लाभ के लिए कहीं दूसरे चले जाते हैं, तो वो तो स्थितियां बड़ी अजीब है। ऐसी स्थिति में ये जो कमेटी आई है, ओम जी, क्या लगता है आपको कि पार्टी अब एक उस स्लोगन की ओर जा रही है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती? नहीं, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, ये कौम तो कर रही है साहब। इन्होंने तो स्वीकार कर लिया ना, जहां पनिश करना चाहिए था, शुद्धिकरण करना चाहिए था, समझाना चाहिए था, रास्ता दिखाना चाहिए था, वहां पर ये जो आ रहा हूं आपके पास में हूं, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, आप किस तरह से देखती हैं सचिन पायलट? क्योंकि देखिए, दबी जुबान में सचिन पायलट खेमा कई मर्तबा ये बात कह चुका था और आपको ध्यान होगा कि जो समन्वय समिति बनाई गई थी अविनाश पांडे के नेतृत्व में, तो उस बैठक में सारे नहीं जा पाए थे। अविनाश पांडे से सचिन पायलट पहले दिन से ही, पहले दिन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक लंबे समय बाद से एक तरह से कहें कि बनते जा रहे थे और अविनाश पांडे के लिए ये आरोप लगते रहे कि खुद एक पार्टी बन गए, जबकि उनकी जिम्मेदारी थी कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अगर किसी भी तरह के कोई डिफरेंसेस हो या कांग्रेस में किसी भी तरह के हो तो उन्हें दूर करना है। मुझे लगता है कि वो सब कुछ नहीं हो पाया, शायद उसी का परिणाम रहा ये
ये अपेक्षाएं बढ़ती चली गई सचिन पायलट, लेकिन खैर जाना पड़ा अविनाश पांडे जी को और अजय माकन साहब को आना पड़ा। लेकिन अब इसे कैसे देखा जाए, जैसे ओम जी कह रहे थे कि ये अति महत्वाकांक्षा जो थी जिसमें कांग्रेस को नसीहत देनी चाहिए और एक तरह से उन्हें रिवार्ड की ओर भेजा जा रहा है। सर, अगर हम बीते कुछ महीनों की बात करें, जनवरी में डेफिनेटली एक नई सोनिया गांधी जी की अनुशंसा पर एक नई कमेटी बनी गई थी, 9 मेंबर कमेटी थी, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि सत्ता और संगठन का जो तालमेल नहीं हो पा रहा है, सत्ता और संगठन का बैलेंस हो जाए। तो उसके चलते ये कमेटी बनी थी और टाइम टू टाइम था कि जो भी रिपोर्टिंग है वो अविनाश पांडे जी दिल्ली भेजें। तो जिस तरह से वो यहाँ के कांग्रेस इंचार्ज थे, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि जो भी आला कमान को वो यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत कराते रहें। अगर किसी तरह से किसी भी या सत्ता को या संगठन में तालमेल नहीं बैठ रहा हो, जो चैलेंज है उनको वो सारी कम्युनिकेशन दिल्ली तक देनी थी। लेकिन शायद वो मिस कम्युनिकेशन बीच में रहा, चैनलिंग प्रॉपरली नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जब केसी वेणुगोपाल यहाँ पर आए राज्यसभा के दौरान, उन्होंने जो चीजें देखी, उन्होंने ये सारी चीजें आला कमान तक पहुंचाई चीजें। लेकिन ऐसा कह रहे हैं तब तक काफी देर हो चुकी थी, तब तक पायलट अपने विमान के साथ मानसर प्रस्थान कर चुके थे। तो अब जो अगर देखा जाए जिस तरह से अजय माकन जी का यहाँ पर आना हुआ है और अविनाश पांडे जी की रवानगी हुई है, तो इसके पीछे ये देखते हैं कि अजय माकन जी का क्या रोल हो सकता है। अजय माकन जी ऑलरेडी अशोक गहलोत के साथ काम कर चुके हैं। अशोक गहलोत जी दिल्ली में AICC जनरल सेक्रेटरी थे, उस टाइम पर अजय माकन वहां पर कांग्रेस MP रहे हैं। अजय माकन जी का भी काफी लॉन्ग वाइड पॉलिटिकल करियर रहा है, तो इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी है। दूसरी चीज ये कि अजय माकन जी का राहुल गांधी के साथ भी काफी अच्छा कम्युनिकेशन है। तो जिस तरह से अगर आज कांग्रेस में जो चैलेंजेस है, मुझे लग रहा है ये एक बीच में ब्रिज का काम करेगा। अगर इन दोनों लीडर्स से अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनकर अगर एक चैनलाइजिंग हो जाए, जो काफी डिफिकल्ट दिख रही है, तो मुझे लगता है जो पार्टी में अभी जो चैलेंजेस है उसको ये ओवरकम कर सकती है। तो ये अजय माकन जी, जहां तक लगता है कि ये बीच में जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा था वो लैप्सेस थे जो बीच में, अब वो लैप्सेस कहीं ना कहीं फुल स्टॉप होने की स्कोप दिख रही है अभी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार की बात आ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में यही सबकी निगाहें इस पर है कि किस पक्ष को ज्यादा मिल सकते हैं मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियोज। लेकिन जहां तक लगता है ये जो 3 मेंबर कमिटी बनी है, ये इसमें बायस या लॉपसाइडेड व्यूज नहीं देगी, या इधर या उधर नहीं, जो भी होगा बैलेंसिंग करने का काम करेगी। क्योंकि जिस तरह से दिल्ली का पूरा इंटरवेंशन हुआ है, अभी तक दिल्ली का इंटरवेंशन नहीं था राजस्थान में, इसी कारण शायद चैलेंजेस बढ़ रहे थे। लेकिन चूंकि अब दिल्ली का पूरा आला कमान का इसमें एक तरह से इंटरफेरेंस आ जाना, तो मुझे लगता है हो सकता है चीजें सुधरे। जो अभी तितर बितर कार्ड एक तरफ दिख रहे थे, कांग्रेस पूरी तितर बितर होती दिख रही थी, शायद वो एक अपने प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाए। जी चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि अजय माकन जी, आपको ध्यान होगा लगभग 1 महीने या 35 दिन इन्हीं विधायकों के बीच में रहे जो अशोक गहलोत के साथ में थे। पूरा जो कैंप रहा, वो चाहे फेयरमाउंट में रहा या जैसलमेर में, अजय माकन पूरे टाइम रहे, वो शायद दिल्ली भी नहीं गए इस बीच निकल करके। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें उनकी नोटिस में होंगी। तो अजय माकन के सामने चुनौतियां सब कुछ बता रहे हैं, तो इस तरह इसे सहज उसमें भी देख सकते हैं कि पूरा रूट उनके सामने कि क्या कुछ कैसे हुआ, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। देखिए योगेंद्र जी, जो स्थितियां बनी हुई है उसमें सहजता के आधार पर स्वीकार कर लिया जाएगा, मुझे लगता नहीं। अजय माकन भी क्योंकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी से किस प्रकार से बाहर हुए, उसके बाद में फिर जनरल सेक्रेटरी बने, वो निश्चित रूप से साथ एक गांधी परिवार के नजदीक हैं। वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो वो कहा जाएगा वो ही यहाँ करेंगे, वो किसी के कहने करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अहमद पटेल खुद कमेटी बनाते थे, आज वो कमेटी के सदस्य हैं, तो उनकी स्थिति कितनी अच्छी है तो आप देख लीजिएगा। केसी वेणुगोपाल जो खुद संगठन महामंत्री हैं, वो भी कमेटी के मेंबर हैं, तो कमेटी का निश्चित रूप से महत्व इसलिए है कि उसकी निगाहें हाईकमान के ऊपर। केवल ही कमेटी अपना वर्तन देगी कि इस प्रकार से ये चीजें आई है सामने और इस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। हाई कमान ने अपने हाथ में रखा है साथ। अब अशोक जी क्योंकि खुद संगठन महामंत्री रहे, वरिष्ठ हैं, बहुत सारी चीजें वो जानते हैं किस प्रकार से क्या होता है निश्चित रूप से। लेकिन वहां पर अशोक जी को यही कहा जाएगा कि हम कुछ नहीं कह रहे, हाई कमान ये कह रहा है, इसलिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पद आपके पास रहा है, इसलिए आपको मुख्यमंत्री पद
महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत सारी मजबूरियों में नहीं चाहते हुए भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वो निर्णय मानने पड़ेंगे जो कि उनके पक्ष में नहीं जा रहे। अब देखिएगा, जब आपके सामने जो परिस्थिति बनी, निर्दलियों को निश्चित रूप से उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा कि कुछ दिया जाए। 10 उनके निर्दलीय है, बीएसपी के लोग भी इस बहाने आए थे, पहले दिया था, इस बार कुछ देने की इच्छा है उनकी। इसके अलावा जो पायलट ग्रुप से रूट करके या किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी के खेमे में आ गए, वो भी चाहेंगे कि इनको भी कुछ दें। अब रामनारायण जी मीणा जैसे व्यक्ति भी बहुत सीनियर बैठे हैं उनके पास, उनको भी कुछ देना पड़ेगा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास पद तो है कम, और देने के लिए लोगों को जो कहा था, वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं होगा। तो मान के चलिए आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के सामने खड़ी होगी। तो सचिन पायलट के सामने बहुत बड़ी चुनौती इसलिए नहीं है कि उन्होंने अविनाश पांडे को रवाना करा दिया। करा क्यों दिया? उन्होंने कहा कि जब हमको समन्वय समिति जनवरी में बनी थी, जनवरी से अगस्त तक या जुलाई तक कितनी बैठकें हुई और क्या फैसले हुए उसमें, तो ये सब चीजें उनके ऊपर जिस प्रकार से हो, क्योंकि वो शादी में 1.5 महीना तो व्यस्त ही रहे थे, अपने बेटे की शादी में होता है सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस के सामने आ खड़ा हुआ है, युवाओं को रखना है पार्टी में, बुजुर्गों का सम्मान भी करना है, अनुभवों का लाभ भी लेना है, जो कि राहुल गांधी कह के भी गए थे जयपुर में जब सम्मेलन हुआ था। साहब कहा था कि सचिन जी आप युवा हो, आपकी स्फूर्ति और को हमको काम में लेनी है, सक्रियता, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान और अनुभव के बिना पार्टी नहीं चल सकती। इसलिए दोनों में समन्वय कैसे बैठे, ये कमेटी और अजय माकन के सामने एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है, क्योंकि बुजुर्ग हैं और नेता हैं, उनको हम साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से फील्ड में काम दिक्कत आएगी, और पुराने लोग अगर नहीं रहेंगे तो अनुभव का लाभ कैसे मिलेगा? नए लोगों को लाना जरूरी है, क्योंकि प्रशांत शर्मा जी ने कहा था कि जब तक कि भाई भतीजावाद और रिश्तेदारों को नहीं रखोगे, पार्टी में नहीं लाना चाहिए, बल्कि नए लोग आने चाहिए, जिससे कि पार्टी में स्थायित्व आए और बढ़े पार्टी। अब हो क्या रहा है, सब अपने रिश्तेदारों को, अपने पुत्रों को, सबको एडजस्ट करना है। तो ये पार्टी में सबसे बड़ी बात यही होगी कि तालमेल बैठाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता है कि पहले आपस में कमेटी की मीटिंग, कमेटी डायरेक्ट और पार्टी एमएलए से मिलेगी या पदाधिकारियों से मिलेगी, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी के साथ में शायद हो सकता है कि कुछ चर्चाएं हो, उसके बाद में विधायकों से अपनी राय ले सकते हैं। रामनारायण जी के पास में जाना चाहूंगा मैं। रामनारायण जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। लंबा एक एक्सपीरियंस आपको, केवल एक पार्टी के लीडर के नाते नहीं, आपने पार्लियामेंट भी देखी, असेंबली भी देखी है, और एक लंबा कैरियर है आपका राजनीति में। कमेटी बना दी गई है और कमेटी अपना एजेंडा भी है वो लेकर के आई है कि दोनों को जिस तरह से इनमें डिफरेंसेस हैं, उन्हें उस गैप को दूर करना है और वापस से सामंजस्य बैठाना है, ताकि कांग्रेस राजस्थान में मजबूत रह सके। एक दूसरी बात यहाँ पे एक और कहनी पड़ेगी कि बेशक अंतरकलह की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है, लेकिन बीजेपी की निगाहें भी टिकी हुई थी। हाल ही के अंदर 2 दिन पहले, यानी कि रविवार को, गजेंद्र सिंह जी ने एक बात कही, भाजपा के नेता भी हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कि देखिए जब झगड़े होते हैं तो पड़ोसी भी निगाहें गड़ाए बैठते हैं उस पर, कोई एंजॉय करता है, कोई मदद करता है, सब तरह की स्थितियां बनती हैं, तो इनके आपस के झगड़े हम तो पड़ोसी के नाते देख रहे थे इनको। तो ये बातें निकल करके आ सकती हैं, और यही एक बड़ा मिशन है कि इसे दोबारा देखने को भी मिले, क्योंकि राजस्थान में एक बड़ी, ये मैं कहूंगा कि एक जीत भी है कांग्रेस की, कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, कई राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस लुट गई, यहां लुटने से बच गई। अब बेशक किसी ने भी हाथ डालने की कोशिश की हो, लेकिन ये कह सकता हूं कि वापस आप लोगों का सामंजस्य एक नजर में पार्टी के प्लेटफॉर्म पे असेंबली में साफ दिखाई दिया। पूरे विधायक मौजूद रहे, जो थे उपस्थित रह सकते थे, भवलाल मेघवाल जी को छोड़कर। तो अभी आपको क्या लगता है, ये कमेटी के सामने कुछ चुनौतियां होंगी क्या? सब कुछ सेटल होके आया है वहां से? ये बहुत अच्छा मौका मिला अभी कांग्रेस को सीखने का और अपने आप को मजबूत करने का। ये हमारा सौभाग्य है कि विधानसभा में विश्वास मत, इसकी आवश्यकता नहीं थी, वो खुले बहुमत से बिना वोटिंग कराए बीजेपी सरेंडर हुई, और स्थिति यह आ गई कि बीजेपी के 4 मेंबर अनुपस्थित थे। लेकिन ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी मिनी कांग्रेस मानता हूं मैं इसको, ये कमेटी नहीं है, ये कांग्रेस है। क्योंकि अजय माकन के साथ जो 2 व्यक्तियों को जोड़ा गया है, संगठन सचिव को और
केसी वेणुगोपाल जी को और माननीय अहमद साहब को, ये हमारी कांग्रेस में बहुत रेस्पेक्टेबल आदमी है। ये हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के बाद में हम इनका रेस्पेक्ट करते हैं। और ये जो कमेटी बनाई गई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए कितना अथक प्रयत्न प्रियंका जी कर रही है, उनके इंटरवेंस से ये, जबकि वो राजस्थान के मामले में दखल नहीं देना चाहती थी, न मिलना चाहती थी, लेकिन जो कुछ हुआ कांग्रेस कैसे मजबूत हो, क्योंकि आज देश की स्थिति है, इन्होंने कांग्रेस को नहीं देखा। कांग्रेस हाईकमान ने कंट्री को देखा है, देश को देखा है, हिंदुस्तान को देखा। आज जिस प्रकार का माहौल हो रहा है देश में, आज जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिस तरह से माहौल हो रहा है, कोविड का जैसे फैला हो रहा है, 304 से आज क्या हो रहा है जी, वो तो अलग बात है सर, वो तो फ्लोर में उठाने का इश्यू है। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का जो अंतरकलह था, जिससे बीजेपी निगाहें गड़ाए बैठी थी, क्या वो दी एंड है, या ये जो कमेटी आ रही है, ये इसके सामने अभी भी कुछ चुनौतियां हैं कि इसे दूर कैसे होगा? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखिए, ये तो विधानसभा में बताइए। मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं उसको बंद नहीं कर रहा, लेकिन ना विधानसभा में भी बोलने की आदत तो ही गई, तो आप उसको थोड़ा सा सहन कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है। तो मैं तो आपसे कह रहा था, जो स्थितियां हैं, मैं विधानसभा में नहीं बोल रहा, मैं एक्चुअल स्थिति बता रहा हूं कि कांग्रेस आज चिंतित है देश के लिए, और कांग्रेस चिंतित है कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो, उसमें कमजोरी आई है। ये कमेटी जो बनाई गई है, महत्वाकांक्षा, आज देख लीजिए, यदि मेरे में महत्वाकांक्षा होती तो मैं कितने वर्ष पहले बोल जाता। इसलिए श्याम जी, प्रश्न ये है कि हमें महत्वाकांक्षा दूर करना पड़ेगा, हमें देश के लिए, पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा। हम कर रहे हैं। कभी आपने मुझसे सुना, हम पूरे टाइम पे साथ थे, और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ललित, इसको जो अजय माकन को हमारे बनाया गया है, इसने एक एक एमएलए ने जब चाहा तब इनसे बात करी है, दिन में, रात में। ये थे सुरजेवाला जी, थे केसी वेणुगोपाल जी, थे, सबको स्पष्ट तौर से बात करी है, और उन्होंने निश्चित तौर पर इसका समाधान ढूंढ लिया होगा। जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले हैं, उनको महत्वाकांक्षा यदि कम कर देंगे और सब मिलकर के चलेंगे, तो राजस्थान में केंद्रीय मंत्री ही नहीं, भाजपा की जो दक्षिणपंथी विचारधारा है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, जिस तरह का खेल हुआ है, शर्मनाक खेल जो कंट्री में हो रहा है, वो खेल भी कांग्रेस को कमजोर नहीं कर पाएगा। और ये कमेटी ही इस राजस्थान में ही नहीं, कंट्री में एक उदाहरण पेश करेगी कि कांग्रेस कैसे मजबूत होती है, सरकार बिना किसी महत्वाकांक्षा के कैसे चलती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का जितना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, ये एक राजनीतिक प्रयोगशाला है। अभी भी एक प्रयोग बाकी है इसमें, जो कमेटी के सामने चुनौती रहेगी। ये कहूं कि उसका रिजल्ट जो है इस पूरे प्रयोग का, वो तभी आएगा। हम कह सकते हैं कि पार्टी में बड़ा विदाउट कंडीशंस आए। देखिए, सचिन पायलट ये बात कह चुके हैं कि जो बीमारी थी वो उचित डॉक्टर के पास में बता दी गई है, यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बता दी गई। बीमारी तो थी कोई ना कोई, वो कह चुके हैं। ये विधानसभा के बाहर ये बात कही है उन्होंने। दूसरी बात विधानसभा के अंदर भी कही है बात, उन्होंने अंदर भी कही है बात। और उसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि सचिन पायलट के साथ जो भी लोग जुड़े हुए होंगे, वो संगठन के 6 साल अध्यक्ष भी रहे हैं। वो अपना, देखिए, राजनीति में बड़ा महत्व होता है मैसेज और अपना वजूद बनाए रखना। कोई नेता हो, चाहे बेशक कहें कुछ भी, कि पार्टी से कभी पद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, पार्टी जो देती है उसमें खुश रहना चाहिए। ये मुझे लगता है कि दूसरे दौर की बातें हैं। आज हर व्यक्ति को पद भी चाहिए, उसकी अपेक्षाएं भी होती हैं, उसके साथियों की अपेक्षाएं होती हैं। ये इसमें कहीं को संदेह नहीं है। इतनी लंबी जो कवायद चली है अभी, इसकी वजह भी यही है। तो हम इसे नहीं कर सकते। आप मेरी बात को बुरा नहीं माने, आप चारों। आज इस राजस्थान विधानसभा में कोई व्यक्ति है जिसने 1.5 घंटे तक पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ एक अलग कमरे में, अलग बैठक में गुजारे हों? इसलिए इस विधानसभा में सब तरह के लोग हैं। और यदि आपको यकीन नहीं करना हो तो कोटा के चंबल रेस्ट हाउस में 1960 में जब एक लड़का, जिसकी उम्र, आज तो हमारी शक्ल बदल गई, बहुत कम स्कूल का स्टूडेंट था, उसके साथ नेहरू जी ने अलग से साथ बैठ के चाय पिए, 1.5 घंटा गुजारा है। लेकिन महत्वाकांक्षा एक किंचित मात्र नहीं आना चाहिए व्यक्ति में। ये महत्वाकांक्षा है, कांग्रेस को नहीं, देश को कमजोर कर रही है। ये कमेटी महत्वाकांक्षा भी इसने देखी है, अच्छा बुरा भी देखा है, बीजेपी के साथ भी देखा है। आप चिंता मत करिए, आप तो शुभकामनाएं दीजिए। राजस्थान हिंदुस्तान को नई दिशा दे रहा है।
और निश्चित तौर पर हम सब मिलकर के करेंगे। बीजेपी पूंजीवादी व्यवस्था खोल करके, अलग करके, संस्कारित की जगह असंस्कारित होना बंद करके संस्कारित होइए और इस देश को चाहिए। ये विधानसभा नहीं है, हम आपके सामने बैठ बात कर रहे हैं। ये तो नहीं कह सकता कि अभी देखिए नेहरू जी नहीं है इस दुनिया में, और बड़ा सौभाग्य रहा आपका कि उस समय नेहरू जी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, 1.5 घंटा के साथ पता नहीं कैसे निकल गए। देखिए योगेंद्र जी, जब ये लड़के थे तब मैं भी लड़का था और हम लोगों ने राजनीति के उस उठान को देखा है जब लोगों का अपनी विचारधाराओं को लेकर कितना कमिटमेंट होता था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं तो ये संकेत था। मैंने इसलिए कहा कि राजस्थान से ही कांग्रेस में पुनः जिंदगी लौटी थी जब श्रीमती गांधी ने उस अधिवेशन को जो राजस्थान में हुआ था और जो सिंडिकेट का जन्म जिसके साथ में हुआ और ये तय हुआ कि जो कुछ हमने सन 1955 में कहा था उसको लागू करना है। तो मैं कह रहा हूं कि ये चांस बना है अभी। इसी के साथ मेरा सवाल है, आप सही कह रहे हैं, इसी के साथ मेरा एक सवाल भी है। देखिए 34 दिन तक, 35 दिन तक, 33 दिन तक, जितने भी दिन तक ये जो स्थितियां बनी बाड़ेबंदी की, उस दिन से परिस्थितियां बदल गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निश्चित रूप से लोगों के साथ में, उनके विधायकों के साथ में कमिटमेंट होगा उनका, अलग अलग पार्टी मेंबर्स को उन्होंने साथ में जोड़ा। राज्यसभा चुनाव में एक वामपंथी विधायक ने अपनी पार्टी की एडवाइजरी के बाद भी उन्होंने वोट कास्ट किया। उन्होंने अपने, कहूंगा कि 1 साल के लिए चले, उन्हें सस्पेंड किया गया, लेकिन उन्होंने अपना कैरियर दांव पे लगाया। ये अशोक गहलोत के साथ में उनका कमिटमेंट होगा। इसी तरह से बीटीपी के एमएलए ले लीजिए, जो बीएसपी से निकल करके बीएसपी को विलय कर दिया असेंबली में, उन विधायकों का। और ये हम कह सकते हैं कि किसी का कोई कमिटमेंट नहीं, लेने वाले का भी और जाने वालों का, दोनों का एक समझौता होता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हम कुछ भी कहें, ये कमिटमेंट अशोक गहलोत साहब के सामने बड़ी चुनौती होंगी। और कमेटी के सामने यह चुनौती है कि सचिन पायलट, क्योंकि राहुल गांधी प्रियंका गांधी से बात करने के बाद सोनिया गांधी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई है, उसके बाद में सचिन पायलट सार्वजनिक रूप से बयान देके रात को दिल्ली में और फिर दिल्ली से अगले दिन वापस लौट के आए हैं। तो निश्चित रूप से कुछ चीजें रही होंगी, ये परिस्थितियां बदल गई। क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी के सामने तो चुनौती है कि मंत्रिमंडल में अब कैसे जगह दें, जगह सीमित है और लोगों को खुश ज्यादा करना है। तो ये कांग्रेस के सामने मुझे लगता है अगर ये सब कुछ हालात हैं जब, तो चुनौतियां तो दी एंड मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। योगेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि आप मैं जब सचिन पायलट के लिए कुछ कहता हूं तो मैं एक प्रवृत्ति के लिए कहता हूं। सचिन पायलट से मेरी कोई शत्रुता नहीं है, एक बात बता दूं। और साथ साथ आपको तो जो दिखाई देता है वो बताइए। हाँ, क्योंकि मैंने ये इतना बड़ा कद नहीं है सचिन पायलट का, ये तो दोस्ताना याराना भी नहीं चलता है प्रियंका गांधी या राहुल गांधी के साथ में। जो दोस्ताना का सिलसिला है वो कांग्रेस की बुनियाद नहीं है। कांग्रेस की बुनियाद वो है जो पंडित नेहरू के वक्त से सन 52 से प्रारंभ हुई है, जिसको मिसेस गांधी ने सींचा है, जिसको राहुल गांधी के पिता ने सींचा है, अपनी जानें दी है, वो है। तो राहुल गांधी साहब ऐसा करिश्मा नहीं है वो कि साहब तत्काल सब कुछ रिजेक्ट करके, और जो 2002 में जिस आदमी को मेंबर बनाया, गिरजा व्यास ने यहाँ पर मेंबर बनाया, अशोक गहलोत ने आशीर्वाद दिया, सोनिया जी ने आशीर्वाद दिया, और गुजरों के 50,000 लोग इकट्ठे किए, जिनकी बुनियाद इस तरीके की बनी हो, उनसे आपको उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस प्रवृत्ति को शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए था कि ये लोग जो गुन्नी चले गए थे, इनको शुद्ध कीजिए, इनको लाभ क्या दीजिएगा, इनको लाभ कैसे देंगे। मैं सोच रहा हूं, एक मिनट 102 संख्या, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 102 संख्या थी कांग्रेस की विधानसभा के अंदर, नहीं जरूरत थी 19 के सहयोग की। मैं आपसे सहमत हूं। कायदा तो यही है कि आप किसी संगठन की भले के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपकी कोई कंडीशंस नहीं है। अगर आपको कहीं कुछ लगता है कि संगठन में हो रही है, नहीं, इसमें एक बात योगेंद्र जी और जोड़ लीजिए, एक बात और जोड़ लीजिए। जो राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, राष्ट्रीय जो स्थितियां हैं, उनकी वजह से आप समन्वय करके चलना चाहते हैं, उस तरीके से दुधारू नहीं बनना चाहते, उस तरीके से तीखे नहीं बनना चाहते जैसे मिसेस गांधी ने बिगिनिंग में नहीं किया था, बाद में तो बड़ा तीखेपने से सारा सिलसिला किया ना, बैंकों का नेशनलाइजेशन किया उन्होंने, मोनोपोलीज का सारा सिलसिला।
सर मैं इस केस के संदर्भ में आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये तो सारी बातें हैं, संगठन की मजबूती, कोई भी अगर निस्वार्थ भावना से आता है तो संगठन तभी बनते हैं। कांग्रेस इतनी लंबी चली है, निश्चित रूप से कुछ लोगों का त्याग, उनका निस्वार्थ भावना से काम करना, तभी कोई इमारत खड़ी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई उस कारीगर को नहीं पहचानता है कि बिल्डिंग किसने बनाई। हर आदमी देखता है कि अच्छा इस बिल्डिंग सेठ किसके बनाने, अरे वाह बहुत शानदार बनी, उन हाथों को कोई नहीं पहचानता है। इसमें मैं सहमत हूं, वक्त बदल गया है, लेकिन अब मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या अब आपको लगता है कि गहलोत साहब के सामने भी चुनौतियां बची हुई हैं अभी, और जो कमेटी है उसके सामने भी चुनौतियां देखिए, कमेटी के सामने भी चुनौती है और गहलोत साहब के सामने भी चुनौती है कि ये जो 19 आ गए हैं जिनके लिए हाईकमान का निर्देश मिला है, उनका शुद्धिकरण कैसे होगा? उनको लाभान्वित नहीं किया जा सकता। देखिए, जिस आदमी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद दे दिया और उस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं कांग्रेस के जो डिफरेंसेस हुए उन्हें एक बार तो हाथ मिला करके दूर कर दिया गया, लेकिन दिल मिल पाएंगे कि नहीं मिल पा रहे हैं, कब मिलेंगे, मिल चुके, इसको लेकर के हम जरा छोटी सर्जरी करना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में किसके सामने क्या चुनौती होगी। मैं ओम जी के पास में था। सर मैं देखिए कांग्रेस की उस डेप्थ में, या कहें कि हम उस जड़ में नहीं जा रहा मैं, निश्चित रूप से कांग्रेस में मजबूत लोग रहे होंगे। जब एक लंबा जो समय होता है, समय के साथ में सारी चीजें बदलती हैं, लेकिन आज की जो बात है उस पर मैं जिक्र करना चाहूंगा कि जो परिस्थितियां बन रही हैं, सामने दिखाई दे रही हैं। अशोक गहलोत साहब के साथ में निश्चित रूप से जिस कैंप में लोग रहे होंगे, लंबे समय तक रहे होंगे, उनके साथ उनके अपने कमिटमेंट्स होंगे। कमेटी आलाकमान के निर्देश पे बनी हुई है। ये सचिन पायलट ने जो कुछ वहां पे कहा है, उन्होंने जो अपनी सारी तकलीफ बताई होंगी, उन सब चीजों का सॉल्यूशन ढूंढा जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कुछ उस कैंप में जो कमिटमेंट रहे वो तो सब चीजें नहीं रह पाएंगी कि बिल्कुल गहलोत साहब को फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि कमेटी बनने का मतलब यही है कि दोनों के बीच सामंजस्य बैठाना है। तो देखिए देखा जाएगा। योगेन जी आप एक बार रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं, रामनारायण जी कुछ कह रहे हैं कि भाव जागृत हो। बताइए। पहला मौका है हिंदुस्तान के इतिहास में जहां पार्टी ने पार्टी को सत्ता से बाहर करने की कोशिश की। पार्टी का मतलब प्रदेश कांग्रेस हमारी मूल संस्था है, और वो हमें अपनी सरकार कांग्रेस की थी, मतलब प्रदेश कांग्रेस की थी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की थी। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री तो कांग्रेस के थे। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तब बात अलग है, वो कोई भी हो सकता है। तो अशोक गहलोत तो कांग्रेस थी, कांग्रेस की ने कांग्रेस को थोपा, उसने अपनी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश, पहला मौका था। इसलिए ये तो आधार था कमेटी बनाने का। ये स्वतः ही हाईकमान चाहता था कि ये चीज कैसे पैदा हुई। कांग्रेस में इतनी सत्ता लोलुपता नहीं रही, ये सत्ता लोलुपता जिन पार्टियों में थी, इसलिए कमेटी बनी। और परिवार का मुखिया जिसको बनाया जाएगा, जैसे आज हमारे मुख्यमंत्री परिवार के मुखिया हैं, उसको सब पता होता है कैसे एडजस्ट करेंगे, वो कभी त्रुटि नहीं कर सकता। परिवार का मुखिया को अपना बच्चा भी उतना प्यारा लगता है जितना भाई का बच्चा होता है, बहन का बच्चा होता है। परिवार है, आप निश्चिंत रहिए। राजस्थान में परिवार का मुखिया उस कमेटी के सदस्य से, मतलब हाईकमान के सहयोग से, साथ से, प्रेम से, सब तरह से ठीक कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों में लोलुपता या जो अपना हुआ है, उसको उनको कम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, कि कांग्रेस की विचारधारा को दोबारा करना पड़ेगा। रामायण जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक जो कुछ देख रहा हूँ आप ही लोगों से जो सीख रहा हूँ वो एक्सपीरियंस में शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन यहाँ एक बात होती है, अगर पार्टी को लगता है कि पार्टी हित में किसी ने घात किया है तो उसे दी जाती है नसीहत। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को तवज्जो दिया जाता है तो आप ये भी मान के चलिए कि उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है कि आखिर इनके आरोप जो लगाए जा रहे हैं या इन्होंने कुछ खामियां बताई हैं, उसमें दम कितना है। यानी एक पक्ष पे केवल भरोसा नहीं किया जा रहा है, दूसरे पक्ष को भी टटोला जा रहा है कि वास्तव में कितनी बात में दम है। तो यहां हम कैसे कह सकते हैं कि सचिन पायलट, कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए भी पार्टी आलाकमान ने सोचा होगा कि इनके साथ भी नाइंसाफी की है, या पार्टी के महासचिव है उन्होंने समय रहते चीजों को अवगत नहीं कराया, या वो फेलियर रहे उनका,
कि उन्होंने समय रहते इन दोनों के डिफरेंसेस को दूर नहीं कर पाए। पार्टी आलाकमान ने समन्वय समिति बना दी, लेकिन उस समन्वय समिति में और इस समिति में बड़ा अंतर होगा, क्योंकि आपने खुद ने कहा कि ये मिनी कांग्रेस है। समन्वय समिति में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के लोग थे उस समय। योगेंद्र जी, परिवार के सदस्य पर कितने भी ज्यादतियां हो, वो परिवार को कमजोर खत्म नहीं होते हुए देखना चाहता। यदि किसी व्यक्ति ने परिवार को कमजोर करने की कोशिश की, मैं आपको कोई भी हो, इनके योग्य नहीं है। और ये पुराने बुजुर्ग नेता ये सब जानते हैं, कांग्रेस हाईकमान जानती है। और अशोक गहलोत उन्हीं का पार्ट है, ठीक है, मुख्यमंत्री है, अजय माकन पार्ट है, अहमद साहब है, केसी वेणुगोपाल है, उन 35 लोगों में से है जिनको राजीव गांधी ने क्रिएट किया था। रामनारायण जी साहब, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रामनारायण जी साहब, आपकी बात को मैं कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट के जो पिता रहे राजेश पायलट, नरसिम्हा राव की इकोनॉमिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को लेकर के कांग्रेस में जबरदस्त धमाचौकड़ी मची। ये तिवाड़ी जी, अर्जुन सिंह जी और राजेश पायलट, इन तीनों ने चुनौती दी, इलेक्शन लड़ा, और ये तो खैर वर्किंग कमेटी में भी आए राजेश पायलट। तो ये विचारधारा का युद्ध था। विचारधारा के युद्ध के अंदर जब कोई डेमोक्रेटिक तरीके से पार्टिसिपेट करता है तो उसकी इज्जत बढ़ती है, तो उनकी इज्जत बढ़ी थी। लेकिन ऐसे जिस तरीके से इन्होंने किया उससे उसको लेकर इज्जत नहीं बढ़ी। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि कांग्रेस को हर जगह से समाप्त करने का एक बाकायदा एक काम हो रहा है कि इलेक्टेड लोग भी आए हैं तो उनको परचेज कर लो। पैसे और मनी और क्या कहते हैं मसल, इनके माध्यम से जो हो रहा है उससे निपटने के लिए एक टैक्टिकल मूव हो सकता है जिसकी चर्चा नहीं करेंगे आप और हम, इसलिए कर सकते हैं कि हमारे माथे पे क्या आ रहा है, हम तो साफ साफ कहेंगे कि ऐसा टैक्टिकल मूव हो सकता है, लेकिन ये सम्मान देने का सिलसिला नहीं हो सकता। और इससे कांग्रेस की बहुत थू होगी अगर इन साहब को और इन जो 19 लोग हैं इनको कोई सम्मान दिया जाता है तो दिया जाए। हो सकता है टैक्टिकल उनका मूव होगा, वो मान रहे हैं कि इस वक्त ऐसी स्थितियां नहीं है, लेकिन संगठन को मजबूत बनाने के लिए शुद्धिकरण का रास्ता तो कांग्रेस को अपनाना ही पड़ेगा। फिर से नेशनल हेराल्ड की ओर जाना पड़ेगा, फिर से कांग्रेस संदेश को निकालना पड़ेगा, चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी। विचारधारा के स्तर पर कांग्रेस के लोग आकर बिल्कुल जीरो, जैसे हमारे पास में एंकर वो आते हैं इनके कांग्रेस की तरफ से बोलने वाले, तो पता लगता है कुछ पता ही नहीं है। चलिए, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ ओम जी, ये कमेटी जो बनाई गई होगी, ये बात हम सब सोच रहे हैं, रामनारायण जी भी कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहली बार एक ऐसा अवसर देखने को मिला होगा कि अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाने के पीछे कोई एजेंडा रहा होगा पार्टी आलाकमान का, क्योंकि सोनिया गांधी के बिना इशारे के नहीं बनी है ये कमेटी। देखिए, ये सारा साफ साफ है योगेंद्र जी कि इन 19 लोगों को उनके पास में मिलने का सिलसिला न रहे, लेकिन अपने यहाँ उनको जोड़ने की चेष्टा की जाए। जोड़ने के अंदर इनको सम्मान नहीं दिया गया है। ये सम्मान तो मीडिया हमारी जमात का क्रिएट किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है। जिस तरीके से आजकल जो इवेंट ऑर्गेनाइज करके चीजें होती हैं, नेक्स्ट डे 10 अखबारों के अंदर इंटरव्यू छप रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि जैसे बहुत बिग लीडर है। ही इज नथिंग लाइक दैट। ये कम्युनिटी भी कोई बड़ी नहीं है। राजस्थान में 22 सीटों के अलावा इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है, और वो इम्पैक्ट भी दूसरी कम्युनिटीज के सहयोग के बगैर नहीं हो सकता। अगर यहां से भरतपुर से लेकर आसीन तक देख लीजिए आप, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता यह है कि कांग्रेस फिलवक्त कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती, अपने संगठन को बनाने के साथ साथ में अपनी सरकारों को सहेज के रखना चाहती है। तो इसमें अशोक गहलोत जिन्होंने कहा था ना कि मैं आलाकमान के कहने पे तो किसी को भी गले लगा लूंगा, तो जिस आदमी को निकम्मा और ये सब कहा उसको भी गले लगा लिया ना। लेकिन गले लगाने का मतलब ये नहीं होता है कि सब उन्होंने अपनी समझ को छोड़ दिया है। समझ बिल्कुल बरकरार है। कांग्रेस बनानी है तो संगठन बनाना है, और संगठन बनाया ना तो डोटासरा को पीसी चीफ बनाया है, डोटासरा को पीसी चीफ बनाया तो बाकी डिस्ट्रिक्ट कमिटीज भी बदलेंगी, बाकी सब चीजें बदलेंगी। ये पैसे दे करके और जो ये NSUI बन गए या यूथ कांग्रेस बन गई या ऐसा कुछ बन गया, ऐसा जो हाईफाई का सिलसिला है, इट शुड बी स्टॉप फ्रॉम राजस्थान। ये राजस्थान से रुकने का सिलसिला इसमें पैदा होगा और पुनः कांग्रेस जीवित होगी। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है अगर जो मैं समझता रहा हूं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री को और कांग्रेस की हिस्ट्री को और सोनिया गांधी को, मैं नहीं जानता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में। आप सोच रहे हैं कि देखिए, गांधीवादी विचारों से चलते हैं अशोक गहलोत,
बात आपकी सही है, उनकी एक छवि भी ऐसी बनी हुई है। नहीं, चाणक्य भी अडॉप्ट कर लिया उन्होंने, अब कमाल कर रहे हैं आप। लेकिन एक कमेटी जो बनाई गई है, ये तो आप तय मान चलिए कि फ्री एंड नहीं होगा। मुझे लगता है अशोक गहलोत साहब का बहुत सारी चीजें नहीं, आप ये बहुत ही गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अशोक गहलोत की शख्सियत को चुनौती देने की स्थिति किसी में नहीं है आला कमान के पास के अंदर। अहमद पटेल बहुत बड़ी शख्सियत है, वेणुगोपाल बहुत बड़ी शख्सियत है, और वो अपने साथ में उसी तरीके से महसूस करते हैं जैसे अशोक गहलोत है। ऐसा नहीं है, आप कहां कंपेयर कर रहे हैं? आला कमान अशोक गहलोत से परे थोड़े ही है। आला कमान का मतलब फिलहाल सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी के पुत्र हैं और पुत्री हैं, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए इन सब लोगों की बड़ी जरूरत है, जिनका नाम वेणुगोपाल है या अहमद पटेल है या अशोक गहलोत है। तो इसलिए अशोक गहलोत के कंप्रोमाइज करके ऐसा नहीं है। अशोक गहलोत ने वही किया है मुझे टेक्टिकली जो सब ठीक लगता था, कांग्रेस को जिंदा रखने के लिए और बीजेपी के आक्रमण से बचाने के लिए एक रास्ता था। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान एक बड़ी प्रयोगशाला बना है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अर्चना जी के पास आना चाहूंगा मैं एक बार। अर्चना जी, आपको क्या लगता है? देखिए, ओम जी का ये मानना है, रामनारायण जी ने कहा कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की उन्होंने, चले जो भी कुछ हुआ उसके बाद में। लेकिन अब कमिंग डेज में जो चैलेंजेस कांग्रेस के सामने होंगे, कांग्रेस के सामने का मतलब चाहे वो अशोक गहलोत हो, चाहे 3 सदस्य समिति हो, या फिर मिस्टर माकन हो, सबके सामने आपको लगता है कि ये केवल एक बस सचिन पायलट को खुश करने की कोशिश है? जैसे कि ओम जी मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ वैसे ही है जो अभी अशोक गहलोत ने जिस चुनौती का सामना किया है और अपने आप को प्रूफ किया है, तो यह इस दिशा में जब तो ये लगता है कि महज एक औपचारिकता है 3 सदस्यीय कमेटी, और सचिन पायलट जिस तरह से वापसी की है उन्होंने, उससे लगता है कि उनके कुछ वहां पे ये कहें कि उनकी जो अपनी कुछ बातें थी, उनके कुछ गिला शिकवा थे, वो पार्टी आला कमान के पास में उन्होंने भेजा और उसके बाद इस कमेटी को बनाया गया। तो कैसे देखें इसे? मैंने शब्द टेक्टिकल का इस्तेमाल किया, वो याद रखना। हाँ टेक्टिकल। जी सर, डेफिनेटली ये वाली बात है कि एक बार वहां पर जो मीटिंग हुई है उसके बाद में जो उन्होंने अपने सारे ग्रीवांसेस प्रेजेंट किए हैं, ये जो टीम बनी है ये उसके बाद बनी है। और जैसा कि ओम सैनी जी बोल रहे हैं, ये भी बात सही है कि सरकार तो बच गई, लेकिन इन सारे टैक्टिक्स के साथ सरदार का जो कद है वो छोटा हो गया। ये भी चीज हुई है कि जिस तरह से इन 19 लोगों का इंडक्शन हुआ है, और जो गहलोत जी का रवैया था, बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज थे कि ये लोग वापस आए। जिस तरह से ये लोग गए थे पार्टी को मुश्किल में डालकर, उस तरह से उनका वापस आना डेफिनेटली ये अशोक गहलोत जी के जो प्रेस्टीज थी, इमेज थी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है हाईकमांड ने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो सचिन पायलट के साथ जो सपोर्ट था वो अक्रॉस कंट्री के यूथ लीडर्स का था। अगर हम हर स्टेट के अलग अलग यूथ लीडर्स की बात करें तो इधर जो है प्रिया दत्त ने, इधर मिलिंद देवरा ने, दीपेंद्र हुडा ने, ये सब लोगों ने एक एक समय पर अपने अपने बयान जरूर दिए हैं जो सचिन पायलट के सपोर्ट में गए हैं। और अगर हम कांग्रेस की अक्रॉस कंट्री अगर आज हालत देखें तो वाकई पार्टी कमजोर हो चुकी है। और अगर इस तरह से यूथ लीडर्स ने पायलट को सपोर्ट किया तो पार्टी ये नहीं चाहती थी कि सारे के सारे यूथ ब्रिगेड एक साथ मार्च आउट कर जाए पार्टी से। तो इन सब चैलेंजेस को देखते हुए इन लोगों ने जो बीच का जो रास्ता अपनाया वो ये था कि एक डिस्कशन हो, क्योंकि पहले भी हम ये चीज इसी पे डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये लोग 19 लोग वहां पे गए थे तो शायद डे 1 पे अगर इन लोगों की ये मीटिंग हो जाती तो मुझे नहीं लगता इस तरह की उठापटक की नौबत होती। लेकिन क्यों ये चीज इस तरह से खिंची गई, क्यों ये मीटिंग पहले नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आता है कि पहले क्यों नहीं मिल रही है। जो भी गिले शिकवे थे डे 1 डे 2 पे वो रिजॉल्व हो चुके होते। दूसरी चीज ये वाली भी है कि जिस तरह से बीएसपी का यहाँ पर पार्टी में मर्जर हुआ, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, स्टेट प्रेसिडेंट थे ये सचिन पायलट, लेकिन सरप्राइजिंगली वो कहते हैं मेरे को तो पता ही नहीं था कि बीएसपी 6 बीएसपी एमएलए का पार्टी में आपने विलय कर लिया और आप बोल रहे हैं आपको पता ही नहीं है। तो वो एज अ पार्टी प्रेसिडेंट ये भी चीज गलत है कि आप कैसे किसी को इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि वो लोग आज भी जो उन्होंने वहां पर हाईकमान के सामने भी जो उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह ये लगाया है कि आज आप लोग हमको बागी बोल रहे हैं, लेकिन ये जो थे बीएसपी के और इंडिपेंडेंट एमएलए से, एक ऐसा टाइम था कि इन्होंने पार्टी के अगेंस्ट अपने कैंडिडेट खड़े किए, इन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को ही डिफीट किया, हम लोगों को ही हरा के ये हमारी ही पार्टी में वापस आके और बिल्कुल प्लस पोर्टफोलियो लेना चाह रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही बात थी, उन्होंने गलत चीज नहीं बोली, क्योंकि ये वाली चीज चल रही थी कि बीएसपी को भी अच्छी पोजीशन देनी है, इंडिपेंडेंट एमएलए को भी अच्छी पोजीशन देनी है, जिससे एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता के मन में जो था एक प्रश्न चिन्ह आ रहा था कि मेहनत तो हम लोगों ने की,
इनके कैंडिडेट्स ने तो हमारी पार्टी को हराया और आज इन्हीं को सारे के सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो या कोई मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो इनको मिलने की बात चल रही है। तो इस तरह की जो सारे चैलेंजेस है जो इन लोगों ने अपने हाईकमांड के सामने रखे हैं, और ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं इनका भी पॉइंट था, इसीलिए इन लोगों की ग्रीवांसेस भी सुने गए। बाकी जनवरी में जो इनकी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी, जनवरी से लेकर अगस्त तक एक भी मीटिंग नहीं हुई है। ऐसा क्या कारण था कि जो थे चैलेंजेस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी सत्ता और संगठन को साथ में बैठकर तालमेल बिठाने की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। तो जो चीजें, जो गलतियां हुई थी, उन गलतियों को बिल्कुल बीच में बैलेंस करके उन गलतियों से। अर्चना जी, एक सवाल हो रहा मेरा, अर्चना जी एक सवाल हो रहा मेरा। अभी जैसे बड़प्पन, निस्वार्थ भावना, ये तमाम जो चीजें हैं, मुझे लगता है देखिए गुजरे जमाने की बातें हैं। अभी कोई नहीं आता पार्टी के अंदर, सब ये लेकर के एटीएम कार्ड जो जिस तरह से हमारे जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, की तरह है, कार्ड डालिए पैसा निकालिए, उसी तरह से हमें एमएलए बना दीजिए, मिनिस्टर बना दीजिए और उसके बाद में फिर पोर्टफोलियो में मस्त वाला दे दीजिए। ये एक फितरत बन गई है। अब वो वक्त निकल चुका है सभी का ही, कोई भी ये वेट नहीं करना चाहता कि अब नहीं अगली बार किसने देखा, ये चलते सोच बदल चुकी है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट ऐसा कोई कंप्रोमाइज बड़प्पन का करके आए होंगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पार्टी की मजबूती हो? अगर ऐसा होता तो विधानसभा में ये बात नहीं कहते कि मुझे जहां उचित डॉक्टर के पास में जहां मर्ज बताना था वहां बता चुका हूं मैं। तो ये बात ये कोट करने वाली है। तो ऐसे में ये तो कह सकते हैं कि सचिन पायलट बिना किसी कंप्रोमाइज के नहीं लौटे होंगे, आपको लगता है कि, या फिर कह करके आए होंगे कि ठीक आप तो हमें जगह तो दीजिए, नहीं तो बाहर हमारी बर्बादी हो रही है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, देखिए आज के टाइम पर हर इंसान अपनी रेपुटेशन, अपनी प्रेस्टीज, अपने पोर्टफोलियो, अपनी इमेज, हर चीज अपने साथ लेके चलता है। और अगर मैं एक छोटे से बच्चे की भी बात करूँ ना, अगर हम उससे भी कोई 2-4 चॉकलेट्स उसके पास हो तो 2 उससे ले लेना तो बच्चा भी नहीं बर्दाश्त करता है। तो ये तो फिर प्रदेश अध्यक्ष की और डेप्यूटी सीएम की बात है। तो जहां तक मुझे लगता है राजनीतिक गलियारों में भी जो चर्चा है, डेफिनेटली इन लोगों का फ्यूचर का भी कुछ फॉर्मूला चॉकआउट हुआ होगा, ऐसा लगता नहीं है, जो कि हाईकमांड ने डेफिनेटली इनको बोला होगा कि अभी अपने कार्ड मत खोलिए। लेकिन इन द नियर फ्यूचर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ चीजें सामने आएंगी, और जहां तक वो है अभी कैबिनेट एक्सपेंशन के टाइम में चीजें पता चल जाएंगी कि कितने पोर्टफोलियोज किसके मिनिस्टर को मिलते हैं। वहां से आई थिंक इक्वेशन विल बी मच मोर क्लियर। जी। तो ये जो सारी कवायद 35 दिन की है, उसका मुझे लगता है कि कमेटी जो बनाई गई है, उस कमेटी के एजेंडे पे इसी से पता लगेगा कि कहां तलवार चल पाती है, क्योंकि किसकी अपेक्षाएं क्या रही होंगी, उनको खारिज किया जाएगा। और अगर फ्री हैंड दिया जाता है अशोक गहलोत को, तो निश्चित रूप से मान के चलना चाहिए कि गहलोत के सामने कमेटी महज एक औपचारिकता है, कोई चुनौती नहीं है उनके सामने, वापस सब कुछ वैसा ही होगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे। और अगर सचिन पायलट के जो सहयोगी रहे हैं उनकी वापसी होती है, मसलन रमेश मीना और विश्वेंद्र सिंह, और उसके अलावा वरिष्ठ लोगों को और अगर मंत्री बना दिया जाता है, तो निश्चित रूप से ये राजनीति की एक हवा होती है, इंसान की फितरत होती है। जो आज सचिन पायलट से किनारा कर रहे हैं, हो सकता है कल वही लोग 8 सिविल लाइन्स में जाने के साथ साथ सचिन पायलट के गलियारों को भी तलाशे कि 2 मिनट पायलट साहब से भी सलाम करके चलते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है कि एक आदमी अशोक गहलोत के यहाँ हाजिरी लगाने जाता है तो उसके सामने ये रहता है कि पायलट के भी मुझे जाना चाहिए, क्या वो दौर वापस लौटेगा? वो पार्टी से मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही कुछ ऐसी तस्वीर तय हो सकती है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, सब कुछ सहज रहेगा या फिर ये कहें कि बिल्कुल अशोक गहलोत साहब आज फ्री हैंड, क्योंकि 102 एमएलएस को बनाए रखना गहलोत के सामने बड़ी चुनौती थी। उसके बाद में जैसे लौट के आए भंवरलाल शर्मा, 3 निर्दलीय विधायक, ये निश्चित रूप से ये अशोक गहलोत की अपनी रणनीति रही होगी या उनकी सूझबूझ या उनकी जादू की छड़ी, जो भी कुछ रहा होगा, आई डोंट नो, बट इसमें वो विजय रहे। सचिन पायलट इधर कामयाब इस बात को लेकर के रहे कि अविनाश पांडे को बाहर करा दिया और 3 सदस्य कमेटी बना दी। तो ये कमेटी तक ही सीमित रहेगा, अविनाश पांडे तक ही, या फिर उसके आगे आपको लगता है कि सचिन पायलट अपने ग्रुप के लोगों को वापसी करा पाएंगे? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा कि सितंबर के फर्स्ट वीक में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सामने आएगी। आपको लग रहा है आज कि अशोक गहलोत पावरफुल स्थिति में रह पाएंगे? नहीं, 100%, क्योंकि अगर पावरफुल रखना होता तो अविनाश पांडे को उनको रवानगी नहीं होती। रवानगी का मतलब ही ये है कि अब आपको मुख्यमंत्री पद पर रहना है तो हमारी शर्तों के अनुसार आपको रहना पड़ेगा, यह हाईकमान का आदेश होगा। और आदेश के माध्यम क्या होंगे? ये कमेटी जो बनी है, देखिएगा अहमद पटेल सीधे तौर पे तो सोनिया जी कहेंगे नहीं, अब फरवरी के बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली नहीं जाना, मतलब लगता है कि हाईकमान और उनके बीच में जिस तरह का
संबंध अच्छा था पहले, वो नहीं है। अब बातचीत नहीं हो पा रही है। तो कोरोना भी तो है, सोनिया गांधी किसी से नहीं मिल रही। अगर कोरोना है तो सचिन पायलट और 19 लोगों से मिलकर के बातचीत हो सकती है, तो फिर अशोक गहलोत से क्यों नहीं? अब ये कोरोना की बात कर रहे हैं, श्याम जी कोरोना नहीं। रुकिए दो बॉडीगार्ड हैं। कांग्रेस की सोनिया जी से पढ़िए, मिलने के लिए राहुल और प्रियंका से बात करनी पड़ती है। दिस इज ऑल ब्लडी हॉक्स, आई टेल यू। आप सुनिए, जाएंगे। आप सुन तो लीजिए। क्या आप देखिए, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब पार्टी को चलाने वाले दो स्तंभ खड़े हो गए। कॉर्पोरेट ने सोनिया जी पहले वाली स्थिति में नहीं है। सोनिया जी पहले वाली स्थिति में नहीं है और पहले वाली स्थिति में रहेंगी भी नहीं। ये नारायण जी अंदर से जानते हैं, क्योंकि देखिए राहुल जी से सीधी बात करके आने वाले, सोनिया जी से बात करके आने वाले भी बता देंगे ये गए क्या। अब इनको मजबूरी में किस तरफ रहना पड़ रहा है। मैंने तो विधानसभा में कहते हुए सुना है, इन्होंने भ्रष्टाचार का मामला उठाया था अगली बार, इस बार नहीं, पहले बार में। अभी की बात करें, क्या लगता है आपको? मैं बता रहा हूँ कि सचिन पायलट, देखिए सचिन पायलट कल आ रहा है अपने क्षेत्र में, वो जन सुनवाई करने जा रहा है। आ रहा है नहीं, आ गया मंत्री की लिस्ट दे चुका है, मंत्री की लिस्ट वहां पहुंच गई है। आप मान के चलिएगा 6 या 7 लोग उनके आने वाले हैं, ये मान के। और राजनीतिक नियुक्तियों में भी बहुत सारी चीज आएगी। जिलाध्यक्ष बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, और फिर चुनाव होने वाले हैं शहरी निकाय के। देरी नहीं होगी। आप सितंबर के फर्स्ट वीक में राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के भरोसे नहीं है, वो अपने दूसरे बॉडीगार्डों के भरोसे हैं, जो कि कांग्रेस का भला नहीं कर सकते। यार इतना बड़ा एलिगेशन मत लगाइए। जिस आदमी का पूरा कमिटमेंट है उस आदमी को इस तरह के एलिगेशन, ये दिस इज नो वे। ना सर, अरे बड़ी अध कचरी बात है। ठीक है, अशोक गहलोत के पास अध कचरी, जानते नहीं हो तुम, वो बीजेपी के राजस्थान की हिस्ट्री नहीं जानते हो ब्रदर, अगर ऐसा बोलते हो। 6 लोग बीएसपी के आने वाले शामिल है। अगर इन लोगों के भरोसे अगर बहुमत साबित करना चाहते हो तो असली कांग्रेस कैसे है? अब रामनारायण जी बता सकते हैं। आप लेकिन अशोक गहलोत ने इसमें क्या गलत किया? देखिए, और भी लोग इस तरह से पार्टी में, देखिए संख्या बल कम था। अशोक गहलोत को मालूम था कि राजनीति में खतरे किस तरह के। अशोक गहलोत पहले दिन से ये बात कहते आ रहे हैं कि राजनीति में इस वक्त बड़ी चुनौतियां हैं, देश में लोकतंत्र खतरे में है, और जिस तरह के रूट पे राजनीति चल रही है उसमें मजबूती के लिए बीएसपी के विधायकों को मर्ज किया गया है। ये अशोक गहलोत कह चुके हैं ये बात। योगेंद्र जी, इस देश का हर आदमी जानता है कि डेमोक्रेटिक एंड सेकुलर फोर्सेस पे किस तरह से आक्रमण हो रहा है, कैसे बचा जाए। और ये फरमा रहे हैं कि साहब ये जो निकल के गए थे, ये आकर के सब ये हासिल करेंगे। टैक्टिकली हो सकता है, आई टेल यू, ये टैक्टिकली हो सकता है, लेकिन इट विल बी किल्ड कांग्रेस अगर इनको। ये गए ही नहीं थे, एक्चुअल में आरोप ये लगाया जा रहा है बागी हो गए थे, ये तो कांग्रेस छोड़ के चले गए थे। जो व्यू रचना रची जा रही थी, दिल्ली तो नहीं था, यहाँ के लोग रच रहे थे। आप तत्काल प्रदेश अध्यक्ष को हटाते हो, तत्काल प्रदेश अध्यक्ष जिस आदमी ने सारा नष्ट कर दिया कांग्रेस का संगठन, यहाँ पर क्या कर रहे हो? सब कुछ हुआ क्या? सारे तुम तो यू बिलोंग्स टू दैट फेलो, आई टेल यू। We should be very critical. The people उन लोगों के लिए बहुत क्रिटिकल होना चाहिए जिन लोगों से विचारधारा से अलग हटके और महत्वाकांक्षाओं के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं। याद कर लीजिए, और वो क्या हुआ था, क्या फरमाइए? माथुर की सरकार थी, कल्चर माथुर चीफ मिनिस्टर थे, ये तो आए थे, ये तो कुछ भी, ये तो एमपी थे, यहाँ गृह मंत्री बनाया। क्या हुआ था उस वक्त? उससे क्या हुआ? गृह मंत्री बनने से क्या हुआ? ही वाज द पीसी चीफ आफ्टर दैट। चीफ तो बने थे। तुम कांग्रेस की हिस्ट्री नहीं जानते सत्य, पढ़ना कुछ यार, पढ़ना झालानी जी से पूछना, कुछ बताएंगे। रामनारायण जी बता सकते हैं। रामनारायण जी तो जानते हैं, ही विल बिकम ए मिनिस्टर, आई टेल यू, इन द कैबिनेट, सो ही नोज इट। जानते हैं। बहुत शुक्रिया। बनाएगा इनको तो विधानसभा उपाध्यक्ष बना दिया, मुंह बंद कर दिया। अरे तुम क्या यार, ये वो वाले जो छोटे छोटे अखबार निकालता है ना, उन जैसी भाषा है। सारा क्यों, कम से कम लर्न सीखो, रिटायर होने जा रहे हो, अब तो भाषा सीखो। सूर्यागढ़ में हम विधायकों की एक मीटिंग हुई थी, उस समय भंवरलाल जी शर्मा वापिस आ चुके थे, तो ये कहा गया कि साहब वो 18 रह गए। मैंने कहा ऑफ हो गया ना, 18 रह गए, तो वहां से ऑफ हो गया ना, 15 ही है।
तो और 4 आदमी बीजेपी के चले गए, इसलिए नतीजा सही है। कांग्रेस को मजबूती लेनी पड़ेगी, मजबूती जा रही है। जिन्होंने गलती की है उसको सजा मिलना चाहिए, वो कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, परिवार एक है। क्या बात है, त्रुटि करने वाला जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।